Hello students, today we will discuss experimental method for construction of phase diagram। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा कि हमारी ये यूनिट 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मंडे को मैं टेस्ट लूँगी, तो आप सारा का सारा साथ साथ रिवाइज़ करते रहिए और वेल प्रिपेयर होकर सब बच्चे ज्वाइन करेंगे और मैं अच्छा से बिल्कुल फाइन टेस्ट लूँगी। दूसरा, इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जो भी मैं लिख रही हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सारे को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इंक्लूडिंग जो मैं बिकर बना रही हूँ, जो कंपोजिशन लिख रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद आप वीडियो सुनना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ज़्यादा कि आप कैसे जाएं। सिर्फ वीडियो सुनते रहेंगे तो क्लियर नहीं होगा। आप पहले जो मैंने लिखा हुआ है उसको दिमाग में डालिए, उसके बाद सुनिए। तो मैं आपका टेस्ट लूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट कूलिंग कर्व मेथड और थर्मल एनालिसिस मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मिक्सचर बनाते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन की। फॉर एग्जांपल, मैंने A 90% ले लिया, B 10% एक बीकर में, उसको मेल्ट कर लिया, उसका होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लिया। दूसरे बीकर में मैंने A 80% ले लिया, B 20%, फिर उसको हीट कर लिया, उसका होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लिया। इसी तरह से थर्ड बीकर यूज़ कर लिया, 70% A, B 30%, उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लिया। इस तरह से हम वेरियस कंपोजिशन के मिक्सचर्स बनाएंगे। तो ये अब होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गए, तो हम क्या करेंगे, इनको कूल करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में क्या चेंज आया है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कूलिंग कर्व मेथड, यानी कि आपने पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, फिर आप बारीकी से देखेंगे टेम्परेचर कम करते हुए, उनको कूल करते हुए टेम्परेचर में टाइम के साथ साथ क्या चेंज आता है। यही है थर्मल एनालिसिस मेथड। तो मान लो पहले आपका जो ए है, प्योर कंपोनेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने उसमें बी डाल दिया है 10 ग्राम या 10%, वो सोल्यूट हो गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी कंपोजिशन A 90 और B 10 है, वो अब 10 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, मान लो वो होगा 9 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज। तो उसका हम कर्व बनाएंगे। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन है केस 1 में, मान लो इसका टेम्परेचर पहले है 20 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको कूल करना स्टार्ट किया, कूल करते आए 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये लीनियर चेंज होगा, यानी कि कोई और प्रोसेस नहीं हो रहा है। जैसे आप टेम्परेचर कम करना चाह रहे हो, ए पे ज़्यादा टेम्परेचर है, बी से कम टेम्परेचर, लीनियर। लेकिन 10 पे ये सॉलिडिफाई नहीं होगा क्योंकि होमोजेनियस सोल्यूशन है। तो मान लो ये 9 डिग्री सेल्सियस पे ए ने सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो कर दिया है, ए सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया है। तो फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर आपका क्या हो गया, 9 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो आपका सॉलिड ए है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया। आप जो प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन है उसमें हीट इवोल्व होती है। लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो हमेशा हीट होती है इवोल्व। जब हीट इवोल्व होगी तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो एक्सटर्नली, और प्रोसेस जो हो रहा है सॉलिडिफिकेशन वो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो दो प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि जिस स्पीड से आप कूल कर रहे हो उस स्पीड से कूल नहीं होगा, उस रेट से कूलिंग नहीं होगी। यानी कि शुरू में जो आपका कर्व बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट था, लीनियर था, वो क्या हो जाएगा, कर्वी फॉर्म में आएगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गई है, स्लो हो गई है सॉलिडिफिकेशन की वजह से, क्योंकि वो हीट वॉल कर रहा है। तो ए सेपरेट आउट होता रहेगा, सेपरेट आउट होता रहेगा। होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन बदलती रहेगी क्योंकि उसमें से एयर बाहर आता जा रहा है। जैसे ही आपका यूटैक्टिक कंपोजिशन आ जाएगा तो बी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट सी, इसको क्या बोलेंगे, यूटैक्टिक पॉइंट, यूटैक्टिक टेम्परेचर। जब आपका दूसरा कंपोनेंट भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, अब क्या होगा, ए भी सॉलिडिफाई हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, बी भी हो रहा है, वो दोनों क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करें हैं, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, हीट वॉल, और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज। तो ये दोनों प्रोसेस इस तरह से होंगे अपोजिट डायरेक्शन में कि आपको टाइम के साथ साथ ऐसा लगेगा कुछ टाइम के लिए सिस्टम का टेम्परेचर बदला ही नहीं है, थर्मोमीटर में वो ऐसे ही रहता है। ये कर्व सी डी कह लूँ। तो ये जो पॉइंट सी है ये क्या है, यूटैक्टिक पॉइंट, जहाँ पे बी ने सोलिडिफाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। और ये डी पॉइंट क्या है,
जब दोनों अलग अलग सॉलिडिफाइड हो गए, यानी कि सिर्फ सॉलिड बच गया है वहाँ पे, ए बी सॉलिडिफाई हो गया, बी भी, ए और बी सॉलिड बच गए हैं आप मिक्सचर में। उसके बाद आप फिर से टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो सॉलिड का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो अपोज कर रहा है, तो स्पीड से जो रेट ऑफ कूलिंग है, जिस रेट से हम कूलिंग करें उसी रेट से वो आपका सॉलिड कूल होता रहेगा। तो ये लीनियर कर्व आएगा। तो जो कूलिंग कर्व हमारा कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन, लिक्विड का टेम्परेचर कम होना, फिर जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा कर्वी, रेट ऑफ जो कूलिंग है वो कम हो जाएगी। जैसे ही आपका यूटेक्टिक पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा आपका, दोनों सॉलिड बनने के बाद फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से वो चेंज होना टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कर्व आ जाएगा। तो मान लो शुरू में उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस और आपका केस 1 में कंपोजिशन 90:10 है, बी सोल्यूट है, तो ए का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो 9 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हुआ फर्स्ट, तो बी इसमें क्या हो गया 9 डिग्री सेल्सियस, और जो यूटेक्टिव पॉइंट है से ये 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, तो ये यूटेक्टिव पॉइंट आ गया। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करूँगी। दूसरा कंपोजिशन का जो मिक्सचर लिया मैंने 80:20, वही प्रोसेस, मेल्ट करेंगे, कूल करेंगे, ग्राफ ऑलमोस्ट सेम आएगा टेम्परेचर का टाइम के साथ साथ। लेकिन पॉइंट ये है, आप केस 2 में क्या कर दिया, आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ बी ऐड कर दिया है, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ बी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब आपने मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का बढ़ा दिया है तो डिप्रेशन ज़्यादा आएगा। तो अब वो 9 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, वो और कम टेम्परेचर पे होगा। फॉर एग्जांपल वो 7 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया। तो ये जो लंबा वाला कर्व है ए से बी, इसकी लेंथ बढ़ गई है। ये ए से बी छोटा था, ये ए से बी बड़ा था। ये जो फर्स्ट केस का ए से बी था ये सिर्फ 9 डिग्री सेल्सियस तक था। दूसरे केस में जैसे ही आपने बी का अमाउंट बढ़ा दिया है तो ये 7 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। इसी तरह से थर्ड केस में फिर ये 7 डिग्री पे ना होके मान लो 6 डिग्री पे हो जाएगा। इतने मान लो कितने भी टेम्परेचर पे होगा, कम पे होगा। लेकिन तो जैसे जैसे कंपोजिशन हम चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम यूटेक्टिक मिक्सचर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी होमोजेनियस सोल्यूशन की जो कंपोजिशन है यूटेक्टिक मिक्सचर के पास चली जाएगी, तो ये जो कर्व है ये ए बी, ये तो हाइट लेंथ में बड़ा होता जाएगा, और जो ये कर्वी एरिया है ये कम होता जाएगा। और जैसे ही आपका यूटेक्टिक मिक्सचर आएगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि लिक्विड लिक्विड लिक्विड, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर एकदम से यूटेक्टिक कंपोजिशन में क्या होगा, ए बी स्टार्ट हो जाएगा सॉलिडिफाई करना, बी बी, तो इस सी पॉइंट पे ए बी सॉलिडिफाई होगा, बी बी होगा। और फिर डी पॉइंट पे क्या है, दोनों के दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे। फिर आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिड का टेम्परेचर कम। तो देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर तीनों ही, यूटेक्टिक टेम्परेचर तीनों ही केसेस में सेम है। तो आपको फर्स्ट से ही आपको यूटेक्टिक टेम्परेचर पता चले। मान लो हमने अब अलग अलग कंपोजिशन बनाने की क्या ज़रूरत थी, जब हमें यूटेक्टिक टेम्परेचर तो मिल गया। यूटेक्टिक टेम्परेचर हमें फर्स्ट से ही मिल जाएगा, लेकिन हमें यूटेक्टिक कंपोजिशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हालांकि ये जो भी मिक्सचर बना है उसमें से सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर आप कम करोगे और ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा और ज़्यादा होगा, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन बदलती रहेगी कॉन्स्टेंटली। लेकिन हम उस कंपोजिशन को कैसे मेजर करेंगे कि कब कितनी बदली कब कितनी बदली, तो हमें होमोजेनियस जो कंपोजिशन यूटेक्टिक मिक्सचर की कंपोजिशन नहीं पता चलेगी। तो हम अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा यूटेक्टिक कंपोजिशन थी। मान लो उससे ये केस 4 है कि ए आपका 65% और बी आपका 35% है, ये यूटेक्टिक कंपोजिशन है, इसका ग्राफ ऐसा है, तो हमें यूटेक्टिक कंपोजिशन पता चल जाएगी। तो अब इनसे मैंने क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कैसे हम, मेरा पॉइंट कहने का ये है कि उसका ए का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे प्योर ए का, फिर मिक्सचर 90+10 वाले मिक्सचर का, मान लो ये 9 डिग्री सेल्सियस था, फिर 80+20 वाले मिक्सचर का, वो हमारा मान लो 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर हम क्या करेंगे 70+30 डिग्री सेल्सियस का, मान लो वो 7 डिग्री आ गया। फिर हम मान लो यूटेक्टिक मिक्सचर देखेंगे, यूटेक्टिक कंपोजिशन हमें पता चल गई जब हमारा ग्राफ फ्लैट हो गया 65-35%, मान लो ये 5 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम,
इनको मिला लेंगे ऐसे। इन द सेम वे दूसरी साइड से जब हम बी का करेंगे, यानी कि आप बी ज़्यादा अमाउंट में लोगे, फॉर एग्जांपल बी 90 में और ए 10 में, तो यहाँ से ग्राफ आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, और वो कहाँ पे जाके मिलेगा, यूटैक्टिक कंपोजिशन पे। तो हम फेज डायग्राम कैलकुलेट कर लेंगे। फेज डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, कूलिंग कर्व मेथड, कि हम एक मिक्सचर लेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज देखेंगे टाइम के साथ साथ, और फिर अलग अलग कंपोजिशन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे टाइम के साथ साथ, तो हमें पूरा का पूरा फेज डायग्राम मिल जाएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस को स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन फेज डायग्राम हम यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो जैसे वाटर की सुपर कूलिंग हो जाती थी, फ्रीज नहीं होता था, इन द सेम वे यहाँ पे ए से बी में हो सकता है सुपर कूलिंग हो जाए और वो फ्रिज ना हो। तो क्या होगा, आपका जो कर्व है एक्सपेक्टेड कर्व, वो कैसे आएगा, आना चाहिए था ऐसे, आता है थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर ऐसे। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे वो ऐसे आना चाहिए था कर्व, लेकिन कैसे आता है हमारा, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, सुपर कूलिंग हो जाती है, होमोजेनियस जो भी मिक्सचर बना हुआ हमारा, उसकी सॉल्यूशन बना, उसकी सुपर कूलिंग हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, जब उसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है, फिर जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर इस कर्व के अंदर मिल जाएगा। तो एक लिमिटेशन तो ये है कि सुपर कूलिंग हो सकती है। दूसरा लिमिटेशन ये है, जब आप थर्मामीटर डालते हो, टेम्परेचर चेंज मेजर करते हो, तो जब सॉलिड बनना स्टार्ट होता है तो हो सकता है वो जो सॉलिड है उससे थर्मामीटर से स्टिक हो जाए और हमें एक्चुअल टेम्परेचर का पता नहीं चले। थर्ड क्या है कि स्टरिंग नहीं कर सकते, सॉलिड सिस्टम की हम स्टरिंग नहीं कर सकते जहाँ पे सॉलिड मूव हो जाता है। तो स्टरिंग क्या है, एक यूनिफॉर्म बनाता है चीज़ों को, तो यूनिफॉर्म रिजल्ट आने की टेंडेंसी कम होती है। तो इसके क्या क्या हैं लिमिटेशंस, पहला इसमें सुपर कूलिंग हो जाती है, ठीक है, उससे फिर हम पाना स्टार्ट हो जाता है आपके घर में। दूसरा आपका क्या है, थर्मोमीटर पे स्टिक हो सकता है सॉलिड और टेम्परेचर गलत दे दे उसकी रीडिंग। थर्ड क्या हो सकता है कि हम स्टरिंग नहीं कर सकते, चीज़ों को यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। इनफ फॉर टुडे बेटा, कल हम था मेथड करेंगे।